लाओ। ये है देखो, ये देश विविधताओं से भरा पड़ा है। तो हमारे यहाँ जहाँ 93.5 मार्क्स हैं वहीं 1 भी है, तो आप समझ सकते हो कितना कंट्रास्ट है हमारे। और श्रेया ने मेहनत की, देखो उसको 8.5 से 9 नंबर मिले। अगर आप लोग भी मेहनत करोगे और मुझे यकीन है कि ये 10 भी लाएगी साल 2 साल के अंदर। ये जिस हिसाब से बढ़ रही है, मोटिवेशन है, हम लोग मोटिवेट करते रहे इसको। तो अच्छा किया है तुमने। और पार्टी लेना मम्मी से इस बार। कोयल भी तेज है, 30 मार्क्स ले आई। बताओ कहाँ 10-12 लाने वाली लड़की 30-30 नंबर ला रहे हैं। बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं। बेस्ट कैपेसिटी कहाँ है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा करता है। चलो 15 क्वेश्चन देखिए। नाउ पे अटेंशन। सौरभ आगे देखो, अब पेन ढूंढने की कोशिश मत करो। The gravitational force between two iron ball is 4 Newton. If the distance between ball is reduced to half, then the gravitational force between the ball will be. एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वो भी बता दें। हैं? हिस्ट्री है तो इन्होंने पूछा क्वेश्चन ना। So क्वेश्चन है, if masses of two objects are doubled, तो how the gravitational force will change? How the gravitational force will change if, देखो, mass of one object is doubled. दूसरी चीज, masses of both objects are doubled. और third, distance between them is halved. और दूसरा, distance between them is doubled. 4 चीजें हैं। नाउ पहला पार्ट देखो, कौन बात कर रहा है? आप पीछे क्यों देख रहे हो? वहां बोर्ड है क्या? ऐसे तंग करते रहो, उधर भी एक तंग कर रहे, इधर भी हम आप बॉदरेशन ही करते रहे। अलाउ मी टू टीच। इंग्लैंड में पूछते हैं शैल आई टीच, बच्चे कहते हैं नो, तो फिर टीचर फिर थोड़ी देर पूछता है, उसकी हिम्मत नहीं होती पूछने की। वहाँ बच्चों का शासन चलता है। Earlier, later. So, mass of one object is doubled. तो पहले फोर्स क्या है? G m1 m2 by d स्क्वायर। और एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दो? मान लीजिए ये 2 मासेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है, ये m1 है, ये m2 है, ये d है। तो मैंने एक का मास अब डबल कर दिया, ये देखो, और दूसरे को उतना ही रहने दिया, डिस्टेंस भी उतनी रहने दी। तो अब वो फोर्स F1 माना जाएगा, न्यू फोर्स। G तो नहीं बदलेगा, और इनटू पहले वाले का मास 2m1 कर दें, दूसरे का मास m2, और उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदली, तो ये 2m1 कर दिया। जैसा कहा जा रहा है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हमने कराया नहीं है बट बुक में है, तो हम आपको करा देना, आप इसी तरह से करना, चारों केस करा देना। तो एक का मास डबल कर दिया, एक का मास डबल करने पे देखो, G इंटू 2 को अलग कर लो, m1 m2 बाई d स्क्वायर, और 2 को किनारे करके अलग लिख लो। अच्छा ये बताओ नोएल, इसकी जगह क्या लिख सकती हो? हाँ बोलो। F लिखो ना, यही तो F है। क्या लिख सकती हो? यहाँ से देखो, F है ना,
तो जो F1 है वो क्या F इंटू 2 हो जाएगा। इससे क्या पता चला, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन फोर्स, यही बोलना, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन फोर्स, जो न्यू फोर्स है, इज डबल ऑफ द प्रीवियस, सो द फोर्स इज आल्सो डबल। समझ में आ गई बात? इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन force is also doubled। अब सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि अगर मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, नाउ कनिष्का मिश्रा, तो क्या होगा? मास दोनों का डबल कर दिया जाए, दोनों 1-1 किलो के हैं, 2-2 किलो के रख दिए जाए, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? बोलो। ये बताएंगे नहीं, हाँ बोलो। फोर्स विल बी 4 टाइम्स। सो अर्लियर और लेटर, तो F क्या था पहले बताओ? G m1 m2 by d स्क्वायर। और नया फोर्स क्या हो जाएगा? पहले का मास डबल करो, दूसरे का मास डबल करो, डिस्टेंस वही रहने दो। G m1 m2 और d स्क्वायर एक साथ रखो और 2 इंटू 2 को क्या किनारे कर दो, मतलब ये तो मल्टीप्लाइड है ना, साइड में भी तो रख सकते हो ना, सब तो कम्यूटेट करता है। तो ऐसी स्थिति में कनिष्का चौहान इसकी क्या वैल्यू रखी जाए? क्योंकि ये f है तो मुझे क्या कर देना चाहिए? F1 इज इक्वल टू F इंटू 4। सो in this case the force will become 4 times। क्या लिखोगे? in this case force will become 4 times। अमन, if the distance between them is half, तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? यस, बोलो कनिष्का चौहान। ठीक है, बोलो दिव्या। यस, अभिषेक। हाँ, करेक्ट। जैसा कि नोएल ने बताया कि फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, तो क्यों नोएल ने ऐसा बताया? कि F क्या था? G m1 m2 by r स्क्वायर या d स्क्वायर, तो F1 इज इक्वल टू G m1 m2 by d by 2। डिस्टेंस आधी कर दी, पहले ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर था और नई स्थिति में इनको पास ले आए और ये d by 2 डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस हाफ कर दी। अब जरा देखो, तो ऐसी स्थिति में G m1 और m2 बाई क्या d स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो पलटती है, न्यूमरेटर में होती है तो वो सरक जाती है, ऊपर से स्लाइड करती है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज G m1 m2 बाई d स्क्वायर और 4 यहाँ चला आएगा। तो कनिष्का चौहान इसकी जगह क्या लिख दिया जाए? तो इससे आपको क्या पता चलता है? That in this case, so in this case force will become 4 times। इतनी बात समझ आ गई? अब चौथी केस, अगर मान लो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा के डबल कर दी जाए तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? That will be 1/4 टाइम्स हो जाएगा। So D case, earlier, later। पहला केस है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई d स्क्वायर, और लेटर में नमन बोलो क्या लिखे? F1 इज इक्वल टू बोलो हाँ
तो समझ क्या रहा, पूछते भी नहीं हो, चुपचाप बैठने के लिए थोड़ी बैठे हो। बोलो क्या लिखे हैं अमन? ठीक है, बोलो अभिषेक। बोलो हाँ, क्योंकि देख के बोलो, यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस डबल कर दी तो भी वो डी ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वही लिखो, हम डबल नहीं करेंगे। हम क्यों डबल करें? 2d² जो कह रहा डबल करो तो डबल करो, वो कह रहा है एक का मास डबल करो तो एक का किया, दोनों का कहो तो दोनों का किया। डिस्टेंस आप जो कहेगा वो करना पड़ेगा ना, कि अपने मन से कहोगे। जैसे कहने हम तो मास डबल करेंगे, अरे आपकी विंग एंड फैंसी थोड़ी चलेगी, जो करना है वही करना है। तो F1 क्या हुआ? G M1 M2 अपॉन 4d²। लेकिन मैं 4 को अलग लिख लेता हूँ, 4 अलग से लिख दिया है, वैसे 4d²। सही है। अब देखो F1 को क्या लिख दिया जाए? F into 1/4, तो न्यू फोर्स विल बिकम 1/4। हाँ, सो स्लाइड कर दीजिए, खिसकाइए। न्यू फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स। अभिषेक, अगर दोनों का मास डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? मन में सोच के बताओ। कुछ नहीं होगा, बताने तो बताने, दिमाग लगाने दो ना हम लोगों को। हाँ सुहाना, मासेस दोनों के डबल कर दिए और डिस्टेंस हाफ कर दी है। कुछ नो चेंज, बताने दो। हाँ सुहाना, करेक्ट। देखो सुहाना ने ठीक बताया, ही 16 टाइम्स। और कोई क्यों नहीं बता पाया? सुहाना ही क्यों बता पाया? ये होता है टैलेंट। अच्छा, श्रेया ने भी शुरू में हिंट दिया था सर 16 टाइम्स होगा, लेकिन फाइनली सुहाना ने बताया। अब if masses are doubled and distance is half, तो उन्होंने कहा जब मास डबल होता है तो 4 गुना होता है और डिस्टेंस हाफ होती है तो भी फोर्स बढ़ता है। चंदन ने भी दिमाग लगाया, डिस्टेंस आधी है तो भी 4 गुना बढ़ेगा, उसका 4 और इसका 4, मल्टीप्लाई करो 16। ये तो एंड डिस्टेंस इज हाफ, earlier and later। So F is equals to G M1 M2 by G²। अब श्रेया यहाँ क्या लिखें? रुक बताने दो, उसने आंसर दिया है, बताए कुछ और सवालों का आंसर। ये तो नहीं बताइए। हाँ बोलो कनिष्का। जी हाँ तो वही बोलो ना, और d/2 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 M2 4 अलग से लिखो और d²/4, तो ये क्या 4 पलट के ऊपर चला जाएगा। सो F इज, और ये F1 है, F1 इज इक्वल टू G M1 M2 by d² और 4 into 4, लेकिन इसकी जगह क्या लिखा जाए? सो नाउ फोर्स विल बिकम 16। अच्छा, चंदन ने एक और नई बात बताई, इफ मासेस आर डबल
तो चंदन डिस्टेंस के साथ क्या किया जाए कि फोर्स ना बदले? फोर्स ना पड़े डबल कर तो डिस्टेंस डबल कर दो तो वो नीचे भी 4 हो जाएगा और ऊपर भी 4। सही है। चलो अब इस तरीके को सवाल आप कर लोगे ना, मैंने आप वाला बताया नहीं लेकिन उस तरीके के सभी केस बता दिए। चलो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए गए हिस्ट्री के कि नहीं कराएंगे? क्वेश्चन आंसर भी कराएं? चलो हाँ ले आओ, जो भी है मैथ्स के डाउट्स तो डेली थोड़े थोड़े लाओ, हम तो बताएंगे ही, ठीक है? बाहर के भी कहीं से भी। चल नाउ सेकंड चैप्टर आ रहा है। अच्छा बात बता, ये बताओ सेकंड आ रहा है कि नहीं? थर्ड नहीं आ रहा। हमारे आ रहा है। केवी में आ रहा है कि नहीं? देखो ज्यादा जनसंख्या की बात मानी जाए, कभी न कभी आपके में आ जाएगा, फिर मिला जुला के चला लो। सर लेकिन पहले सेकंड पढ़ा दीजिए। हाँ सेकंड पे देखो। ओके, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन ठीक है। यूरोप में समाजवाद और रूस का आंदोलन। यूरोप में समाजवाद और रूस का आंदोलन। मेरा कहने का मतलब है सोशलिज्म, बात ही कर लो, बात ही कर लो। नेशनलिज्म और 4 बताओ कौन कौन से होते हैं वाद? कम्युनिज्म और बोलो, फासिज्म और बोलो, बताइए। यानी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सोशलिज्म का क्या मतलब है कि समाज में सब इक्वली सब चीज डिवाइड हो, यानी सबको 2 ही रूम का घर मिले, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे इंजीनियर हो चाहे भिखारी हो, सबको 2 रूम का घर। और अगर इंजीनियर को भी 2 ही रोटी मिलेगी, अगर भिखारी को 2 रोटी मिलेगी। ये चीज ऐसा समाजवाद, इट इज द यूटोपियन विजन, यानी आदर्शवादी विजन है जो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें लोग फिर काम करना छोड़ देते हैं। और बट होता क्या था कि जो रशिया था, तो रशिया में लोग शुरू से ही सोशलिस्ट थे। वो अपनी सारी खेत एक साथ जुटा लेते थे और जितनी खेती होती थी बराबर बांट लेते थे। तो वहाँ लेनिन ने कहा कि यहाँ के लोग तो शुरू से ही सोशलिस्ट हैं, तो हम सोशलिज्म फैलाएंगे। लेकिन सोशलिज्म में लोगों में जो चेतना थी धीरे धीरे वो खत्म होती चली गई, क्योंकि फिर कोई इंजीनियर बनना ही नहीं चाहेगा। और धीरे धीरे आज व्लादिमीर पुतिन है वहाँ पर, कौन है? प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बोल दिया है माइक लेकर कि अब हम 5 साल नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शासन करेंगे। सब वहाँ सब सो गए हैं, क्योंकि कोई चेतना ही नहीं है। जब कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, कोई कुछ बनना ही नहीं चाहता, मोटिवेशनल फैक्टर ही नहीं किसी में मेहनत करने का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? वो जागृत सोसाइटी होगी, दैट सोसाइटी विल बी वाइब्रेंट और नॉट वाइब्रेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सोशलिज्म इन यूरोप, जगह जगह सोशलिज्म फैल रहा था। क्यों फैल रहा था? कि बहुत सारे लोग ऐसे थे यूरोप में जिनके पास
जो मनी लेंडर्स थे, जिनके पास पैसा था, पूंजीवादी थे। हाउएवर सम वर वर्कर्स, जैसे आप देख रहे हैं मैनचेस्टर में फैक्ट्री खुली थी कि नहीं कॉटन इंडस्ट्री की, उनमें झगड़ा होता था आपस में। तो झगड़ा होता था तो वो लोग सोचते थे जो देखो रशिया कितना अच्छा है, वहाँ के लोग किसको लूट लेते हैं, जा करके मिल मालिक को लूट लेते हैं, जो फैक्ट्री का डायरेक्टर होगा, ओनर, और सब पैसा बांट लेते, हम भी ऐसा करें। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ सोशलिज्म इस समय दुनिया में कहाँ पर है? रशिया में रह गया और कहीं नहीं है। चाइना में कम्युनिज्म है, चाइना में कम्युनिस्टवाद है कि वर्कर चाहे तो मेहनत करे और चाहे तो ना करे, मिल मालिक का नहीं है, फैक्ट्री वर्कर की। तो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं और प्रॉफिट बराबर बांट लेते हैं। बोलो ये बात सही है कि गलत? कम्युनिज्म की बात कर रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि गलत इसलिए है क्योंकि जब मशीन खराब हो जाती तो कोई सही नहीं करवाता, और अगर उस फैक्ट्री की एक दीवार गिरी रहना तो काम करो, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, और धीरे धीरे चारों दीवार गिर गई तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। तो अगर तो उस कंपनी का मालिक होता तो बनवा देता, क्योंकि उसके पास पैसा होता। बताओ, मजदूरों से कहा जाए पैसा इकट्ठा करो, मशीन आए, अरे जो है उसी से चलाओ, तो कोई लगाना नहीं चाहता। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो नैनो कंपनी थी वो हमारे यहाँ ये कम्युनिज्म वेस्ट बंगाल में वहाँ से भाग गई, अपना कितने लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा करा के भागी। फिर सबको पता चल गया कि क्योंकि मजदूर वहाँ काम ही नहीं करना चाहते, रिक्रूट हो गए, वो बोले नहीं नहीं हमको 4 महीने का वेतन दो, और तब हम, और वहाँ पर तुम अगर किसी वाइट वॉशिंग वाले को बुला लोगे 1-2 घंटा काम करेगा, और फिर तुम पूरे दिन का वेतन लगेगा, साहब अपना काम करो, हमें न बताओ कि क्या करना, पूरा दिन बैठा रहेगा। तो वहाँ जो कम्युनिस्टवाद है वहाँ मजदूरों का शासन है, तो मजदूर वहाँ काम नहीं करना चाहते। भारत में केरल में ये रहा है, और कहाँ रहा है? वेस्ट बंगाल में। केरल से एबॉलिश हो चुका है, वेस्ट बंगाल में बहुत पहले 15 साल पहले एबॉलिश हो गया, पूरी तरीके से उसने बर्बाद कर दिया दोनों स्टेट को, और अब लोगों ने उनको वोट देना बंद कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, फासिज्म क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मोदी सरकार फासिस्ट है। फासिज्म से तुम क्या समझते हो? बहुत अच्छा, जैसा ये कह रहे हैं कि अपनी मन मर्जी के हिसाब से शासन चला, जो वो चाहती वो करा देती, कहती ये कोई फासिज्म का मतलब है कि अड़ियल रवैये वाली मोनार्की भी हो, ये एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मर्जी सो चला है, एक व्यक्ति का शासन और अपनी मन मर्जी से जो चला है, उसको क्या कहते हैं? फासिज्म। और फिर नाजिज्म क्या होता है? नाजिज्म का मतलब है ये सही कह रहे हैं, जैसे हैं, ये बहुत अच्छा बताया। कह रहे हैं कि वो लोग जो डिफरेंट रेसेस हैं उनको देखते हैं कि ये रेस ऊपर है, ये रेस नीचे है, और जैसे नीचे हिप्पी हैं, इंडियंस हैं, रेड इंडियंस हैं, ज्यूज हैं, इन सबको मार देना चाहिए, एनिहिलेट, इनकी पूरी समाप्ति होगी तभी प्योर सोसाइटी बनेगी। ये कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें पकौड़े की तरह तल कर मार डालना चाहिए, तो ऐसे भी समझते हैं। तो दैट मीन्स नाजिज्म का क्या मतलब है? जीनोसाइड। नीली आंखों वाले नॉर्डिक आर्यंस, ये जर्मन से श्रेष्ठ हैं और वही दुनिया में रहने लायक हैं, और किसी को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। ये बात कहते हुए उसने करीब 1,30,00,000 यहूदियों को मार डाला, और बाकी ज्यूज और हिप्पी कितने मारे गए इनकी कोई संख्या नहीं, और 90% ज्यूज को उसने दुनिया से खत्म कर दिया। अब 10% ज्यूज बचे हैं जो इजराइल में रहते। और आपको नेशनलिज्म जैसे इंडिया में है, अभी जो इंडियन पार्टी और नेशनलिस्ट है कि राष्ट्र का हम एक टुकड़ा किसी को नहीं देंगे, हम खुद भी राष्ट्र के लिए न्यौछावर हो जाएंगे। जो राष्ट्र के लिए जीते उनको क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट। तो ये चीज होती है। समझ में आ गई बात की नहीं? अब हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? अगर तुम समझ गई हो तो सुहाना बताओ, समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म सब कुछ इक्वल बंटवारा होगा। समाजवाद में क्या होगा? दैट इज एवरीथिंग इज इक्वल। इस तरीके की भावना उदित हुई। ऐसा क्यों उदित हुआ अब हम देखते हैं। शुरू में वहां पर जार का शासन, तो जार और जरीना, जार की वाइफ को क्या कहते हैं? जरीना। तो वहां पर तो जार का शासन था। जरा देखिए कि किस किस तरीके से हुआ। तो जार लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने कहीं पौधा लगा दिया
तो वहाँ पर उसमें गार्ड्स जो है 200 गार्ड्स उसकी रक्षा करेंगे, और पौधा मर भी जाएगा तो भी वो रक्षा कर देंगे, रक्षाई करते रहेंगे उसकी। हाँ, और इतने क्रूर होते थे ज़ार कि सारे पैसा का शोषण करते थे और सेना के ऊपर अंकुश रखते थे। सेना भी उनसे खुश नहीं थी। जब जापान ने आक्रमण किया रशिया पर, छोटा सा देश है जापान, तो वहाँ के लोगों ने कहा आइए आइए और हमारे राजा को मारिए, ऐसा था। लेकिन जापान में फिर राजा को तो मारा ही, फिर वहाँ के सैनिकों को भी वो गन्ने की मशीन से मारा, और फिर इतनी क्रूरता दिखाई, वहाँ की जो औरतों को ब्रॉथल्स में डाल दिया, वेश्यालयों में। और ये माना गया उसने नए नए तरीके ईजाद किए मारने के, कि क्रूरतम तरीके से कैसे मारा जाए। वो पेट में वो एक हुक डालते थे और पेट से आंतें खींचते थे, ऐसे करते थे, खेल खेलते थे उनके साथ। फिर पूरी दुनिया ने कहा कि जापान आर्मी अब कभी नहीं रखेगा, और आज का वो दिन है कि जापान के पास एक बार बोली तुम सबसे क्रूर हो और तुम्हें अब आर्मी नहीं रखनी। अमेरिका ने कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और तुमने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने सिर्फ जापान ने रशिया को ही नहीं इस तरीके से किया, उसने चाइना का भी यही हाल किया। और फिर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 पर बम गिरा, तब जापान पूरा हिल गया। वहाँ के 2 लाख लोग जब मरे, वो पहला परमाणु बम पूरी दुनिया में अमेरिका ने ही बनाया था। तो इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ किसी ने नहीं देखा था, ना उसने सोचा था। उसने तुरंत हथियार डाल दिए, वो लोग क्या क्या करना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारी कहानियाँ, ये यहाँ से यहाँ तक चैप्टर जाएगा। सो वी विल सी सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अब जरा देखिए, कुछ और भी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है। व्हाट डज इट मीन बाय कंजर्वेटिव्स? सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की। बिल्कुल सही, रूढ़िवादी, दोज हु सपोर्ट्स, ये दैट इज सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की। लिबरलिस्ट कौन होते हैं? लिबरल्स। लिबरल्स कौन होंगे? चाहिए, जो चाहते हैं कि चेंज हो, राजा का शासन हो, धीरे धीरे चेंज हो। कौन? चेंज इन सोसाइटी। ये सारे लोग थे। अब जरा देखिए, रेडिकल्स क्या होते हैं? मतलब उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड दे आर स्ट्रिक्टली अबाइडिंग दोज प्रिंसिपल एंड वांट द सोसाइटी शुड रन ऑन दोज प्रिंसिपल, और उससे डेविएट ना करे। ये स्ट्रिक्ट होते हैं, सो दे आर फॉलोअर ऑफ सम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। दे वांट स्ट्रिक्टनेस इन सोसाइटी। तो जैसे कभी कुछ देशों में आप देखो कि उस ईरानियन लड़की का एक बाल निकल आया था तो उसका गला वहीं काट दिया था। तो फिर क्या बोले, बाल निकल आया। जैसे अफगानिस्तान में अगर एक लड़के का नाखून दिख गया था तो हाथ काट दिया, नाखून इसने दिखा दिया सब। पैर का कुछ नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तुमको एक बोरे में भर कर जाना है। तो ऐसा रेडिकल्स का मतलब, रेडिकल सोसाइटी इस तरीके से मानती है। तो that is they want strict society, strict rules in society। एक इस्लाम में ये भी था कि जो है मेकअप नहीं करेंगी लड़कियां। तो एक पति ने अपनी पत्नी को लिपस्टिक ला के दी, या उसने खुद कहीं से फोटो करी लगा ली, तो ये पता चल गया वहाँ के रूलर्स को, अफगानिस्तान के। तो उन्होंने कहा पत्थर से इसका मुंह मारो। उसके पति को ही, अपनी वाइफ को पत्थर से तब तक मारना पड़ा जब तक वो मार। तो अब हम आगे की बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय दुनिया में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हिंदुस्तान में हैं। यहाँ में इतने अधिकार मिले, इतने चाइना में भी नहीं। चाइना में बिल्कुल भी अधिकार नहीं। चाइना में क्या हुआ कि 900 लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लाइट और ये सब नहीं आ रही है, पानी का भी सुविधा नहीं। गाँव के बोले 1-2 आओ, ये म्यूटिनी मत करो, एक साथ इतने आ रहे हो, क्या यहाँ पे तुम्हें हंगामा करना है, हड़ताल?
तो वो लोग फिर भी थोड़ी देर खड़े रहे, सर आप किसी को भेजिए, बोले जाओ जाओ आ जाएंगे। फिर 2 घंटे बाद वो लोग चले गए। फिर रात को उन्होंने पूरे गांव को, सारी औरतों को, सारे बच्चों को मरवा दिया। ये सजा थी कि वो लोग आए क्यों एक साथ, एक भी आ सकता। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितने अधिकार उनको प्राप्त होंगे ऐसे लोगों को। हमको हजरत निजामुद्दीन में एक चाइनीज मिला था, तो उसने कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ चौराहे पे खड़े होकर मोदी को गाली दे सकते हैं। हम अगर थोड़ा सा कुछ भी बोल दें तो हमको ऐसे ही मार दिया गया। कोरोना में जो जिंदा थे, जिनको कोरोना था, बस उनको पैक कर करके ज़मीन में डाल दिया गया, डंप कर दिया और ऐसे ही जला दिया। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा चाइना के ऊपर 2 सालों के भीतर बढ़ी। आप समझो कितने लोग मारे गए। ये एस्टिमेटेड है कि 20 लाख लोगों को मारा। हाँ, डंप कर दिए, बोले हम कोरोना नहीं फैलने देंगे, तुम्हें मरना होगा। अब जरा देखिए कि हम लोगों ने शुरू में देख लिया कि फ्रांस में नेशनलिस्ट मूवमेंट फैला था कि नहीं। लुई 16 के बाद वहाँ पर हमने देखा कि मीरा व्यू ने क्या किया, पार्टी बनाई, ठीक है, एबी सेइज और मीरा व्यू ने, फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म फैल गया। ये बात देखी। अब एवरीवन इन यूरोप वाज नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सब लोग इन कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे, क्योंकि नेशनलिज्म जो वहाँ आया था, ये रिपब्लिक 3 बार फेल हुआ। फिर उसके बाद लिबरल्स आए, फिर कंजर्वेटिव आए। क्योंकि नेशनलिस्ट में भी आपने देखा था कन्वेंशन बना था, फिर 5 लोगों की डायरेक्टरी बनी थी, तो वो लोग रूल नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद मिलिट्री का रूल भी आ गया, नेपोलियन का। तो लोग देख रहे थे कि इससे अच्छा तो लुई 16 ही चला रहा था। यहाँ तो कितना बदल गया 50 सालों में। लोग देख रहे थे ये स्थिर ही नहीं है। और इसके बीच में भी जो नेशनल असेंबली थी, 18 बार उसका चुनाव हो गया 2 साल में। बोले ये क्या मजाक है, यहाँ हर 1.5 महीने में चुनाव ही हो रहा है। बोले ये बिल्कुल ऐसी सोसाइटी जो स्टेबल नहीं है, ऐसे तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो अब कंजर्वेटिव क्या चाहने लगे थे कि हमारे यहाँ फिर से वापस राजा का शासन हो। वे नहीं चाहते थे ऐसा हो। अब देखिए, बट द ग्रुप ऑफ लिबरल्स लॉबी टू चेंज द सोसाइटी रैपिडली। लेकिन लिबरल्स क्या चाहते थे कि सोसाइटी में बदलाव आए। दोनों का डोमिनेशन रहा। कभी रिपब्लिक रहे, जैसे आपने देखा कि वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी आया, वो रिपब्लिक के नाम पे, फिर उसने भी अत्याचार किया। बट दोनों का शासन रहा। कभी रिपब्लिक आया और कभी लिबरल्स आया, कभी तो मिलिट्री रूल भी आ गया, नेपोलियन बोनापार्टे II, है ना कि नहीं। तो इस तरीके से they wanted a nation which tolerate all religion. They all oppose the uncontrolled power of dynastic rules, but they didn't believe in universal adult franchising. वो चाहते थे, सुनिए कितनी बड़ी बात कह दी, ऐसा नेशन चाहते थे जो ऑल रिलीजन को एकोमोडेट करे, टॉलरेट करे। इस समय अगर आप रशिया में देखें तो रशिया में ज़्यादातर लोग कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत अब क्रिश्चियनिटी है और हिंदुइज्म भी फैल रहा है। तो इस तरीके से ऐसा लिबरल से चाहते थे। हाँ बेटा बोलो। तो दे वांटेड यूरोपियंस क्या चाहते थे कि देखो, यूरोपियन में कंजर्वेटिव थे, सुन लीजिए, यूरोपियन में जो कंजर्वेटिव थे वो क्या चाहते थे। हाँ बोलिए। कंजर्वेटिव मोनार्की चाहते थे, लिबरल चाहते थे ऐसा राष्ट्र हो जो सभी धर्मों को एकोमोडेट करे और उसमें चेंज रैपिड हो। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, बट द सो फॉर रेडिकल्स फॉर कंसर्न। अब तीसरी बात सुनिए, हमने 2 बता दी, एक लिबरल बताया, लिबरल चाहते थे ऐसी सोसाइटी जो सभी धर्मों को, और लेकिन रेडिकल क्या होंगे उस समय आपको मालूम है, प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक। यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी तो वो नहीं चाहते थे, और मुस्लिम धीरे धीरे इन्वेट कर रहे थे, उनमें आते जा रहे थे। बट रेडिकल्स क्या चाहते थे, नो वी विल नॉट अलाउ एनीबडी टू कम विद इन अस एंड मर्ज विद आवर सोसाइटी। तो वो नहीं चाहते थे। रेडिकल्स का क्या कहना था, सो दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। समझ में आई बात कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, ऐसा किस देश में था अभी थोड़े दिन पहले, श्रीलंका में। श्रीलंका में 80% बुद्ध हैं और 20% कौन है, तमिल। तो उन्होंने कहा नौकरी में बुद्धिस्ट को ही मौका मिलेगा, तमिल को नहीं दी जाएगी। और बोले शिक्षा भी
बुद्धिस्ट में होगी, सिंगली कहते हैं बुद्धिस्ट को, तमिल में नहीं दी जाएगी और कोई अधिकार तमिल को नहीं मिलेंगे। 20% तमिल ने बोला हमको तुम अधिकार नहीं दोगे, और 2 करोड़ लोग हैं पूरे श्रीलंका में। फिर उन्होंने क्या किया कि हथियार उठा लिए AK-47 और 90 ईयर्स तक गृह युद्ध चला, और उसमें जो इतनी पढ़ी लिखी 99% लिटरेसी रेट है श्रीलंका में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिविल वार चला और उनको कहते हैं लिट्टे, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। फिर बाद में वो उस गृह युद्ध में, तो आप देखो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारी 3 बहनें हो और उन्हीं से सब पूछ के किया जाए, या तुम्हारे यहाँ कुछ मिठाई है उनको दे दी जाए, तुमको सूखी रोटी दे दी जाए, तो मेजॉरिटेरियन ठीक लगेगा कि सबको बराबर बांटा जाए। तो इस तरीके से ऐसा कहने से ठीक नहीं है मेजॉरिटेरियन। तो जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कौन चाहता था? बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा सुनती हैं। और लिबरल्स क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे, और चाहते थे सारे रिलीजन अकोमोडेट हो। अब आगे देखिए, हाउ एवर द ग्रुप्स ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम वर्किंग men and women in 19th century. Some nationalist liberals and radicals wanted, नेशनलिस्ट भी थे उस समय, एक नया कॉन्सेप्ट चला था कि नेशनहुड को उन्होंने ऐसा बताया था एलिगरी, कि जैसे आपको मालूम है कि फ्रांस को एक एलिगरी रूपक मान लिया गया था, उसको मेरियनी मान लिया था क्या, और जर्मनी को जर्मेनिया, जैसे भारत को भारत माता माना जाता है, तो उन्होंने बोला ये माँ है, हम अपने माँ का टुकड़ा नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर भी बात हुई थी 71 के बारे में, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारी भारत माँ खतरे में है, तो लोगों ने ट्रक भर के अपने आभूषण भेज दिए थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए। औरतों ने जितने भी रखे थे सब आभूषण दे दिए, और वो ट्रक भर गए। तो ये क्या है? ये नेशनलिज्म नहीं है क्या? तो इस तरीके से अब कौन 3 लोग एक साथ मिल गए थे? रेडिकल्स, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट। और ये क्या चाहते थे बताइए? सो नेशनलिस्ट वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एंड ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसा कि पहले से डायनेस्टी चली आ रही थी, उसको हटाने के लिए कौन 3 लोग मिल गए थे? ठीक है, सो ये चीज लिख लीजिए कि लिबरल्स, रेडिकल्स। तो यूरोप में ये सब चेंज आ रहे थे। अब देखो फिर सोशलिज्म कैसे आया। सो रेडिकल्स, सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट combined to eradicate का मतलब है थ्रो आउट डायनेस्टी। डायनेस्टी का क्या मतलब है? कि जो राजवंश, डायनेस्टी का क्या मतलब है? वो कहानी गया, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे रहा गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि राजवंशों ने भ्रकुटी तानी, उन्होंने अपने आईब्रोज को फ्राउन बना लिया यहाँ सिलवटें की, अब तो हम इनको भ्रकुटी तन ली थी। अब जरा देखिए, तो the idea of socialism attract, और इन्होंने क्या कहा था कि हम मोनार्की को थ्रो करेंगे और साथ में सोशलिज्म आएंगे, सोशलिज्म अपने यहाँ लाएंगे। लेकिन ये सोशलिज्म की विचारधारा आई कहाँ से? बात यहाँ उठी कि कहीं वो कह रहे थे हम भी सोशलिज्म लाएंगे, लेकिन जब सोशलिज्म रशिया में फेल हो गया तो दिस वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम लेनिन। ठीक है, तो और इसके जनक कौन थे? Who was the father of socialism? यही बता सकती थी। देखो हमने ठीक बताया कि नहीं, उंगली जहाँ उठाई इन्होंने बता दिया कि कार्ल मार्क्स थे। कितनी बड़ी बात है, एक देखो 9th में हो के कितना जानती हैं। तो हाँ, तो अब हम लोग ये देखेंगे थ्रो आउट डायनेस्टी, अभी इसी में आने वाला है अगली लाइन। तो दे वांट टू थ्रो आउट मोनार्की एंड ब्रिंग सोशलिज्म इन
यूरोपे क्या चाहते थे कि जो पैसा मोनार्की से आए वो सब में बराबर बराबर बट जाए। बट ये चीज़ एक आइडियल नहीं है। इंडिया में भी चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों ने कहा ठीक नहीं कि किसी का पैसा छीन के दूसरे को दिया जाए, कोई चाहेगा। सो दे वांट टू abolish monarchy and bring socialism in यूरोप में सोशलिज्म चाहते थे। एंड देखिए द आइडिया ऑफ सोशलिज्म कहाँ से आया? दैट इज सोशलिस्ट वर्क। अब तुम समझो सोशलिस्ट के बारे में, ये क्वेश्चन आएगा। सोशलिस्ट वर्क अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ एक समूह का होगा। तुम्हारे जो होंगे, फ्लो होंगे, हथियार होंगे या जो भी साधन होंगे, बैल एक जगह बंधे होंगे, वहां से लोग अपना खेत जुताई करो, वहीं फिर से बांध दो। ये सो दैट इज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज ए रूट ऑफ ऑल सोशलिज्म। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो क्या जमीन जायदाद की वजह से झगड़े नहीं होते हैं? दे सॉ इट एज सोशल हैबिट्स। लेकिन जो ह्यूमन है, सो ह्यूमन इज डिजायर एंड डिजायर इज ह्यूमन। द डेमोनिस्ट डिजायर ऑलवेज परसुएट्स द ह्यूमन। ये जो राक्षसी रूपी कामना है, ये मनुष्य के पीछे लगातार लगी रहती है कि नहीं? तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि लोगों से इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो अगर कहते हैं नहीं, क्योंकि एविल्स तो मनुष्य है तो एविल तो रहेगी। अब आगे देखिए, some believe the idea of cooperatives, while others felt that cooperative could not be built on wide scale through individual scale. They demanded that कुछ लोग ये कहते थे भाई हम सब लोग मिल जाएं और मिल करके 10-10 रुपए दें और बाहर चल के चाय की दुकान खोल लें, जो फायदा हो सबको बराबर। ये इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। Some were in the favor of cooperative society. Other were feeling a large cooperative society could not be built. एक वो जो सहकारी संघ नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कुड नॉट बी बिल्ड अंटिल गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवीनिंग इन इट। अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप न करे तब तक एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती। तो दो तरीके के लोग थे, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो कुछ किसके सपोर्ट में थे? सम वर इन सपोर्ट ऑफ स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितने जितने लोग मिल जाएं लोकल लेवल पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, while others were thinking that without government intervention कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था, ये किसी की निजी संस्था नहीं होती है, ये कई लोग मिलके चलाते हैं। कैन नॉट बी बिल्ड। ये वाला है, बोल के दिखाओ लाइन। ये सोशलिज्म के बारे में। Some were in support of small cooperative society, and some were thinking that without government बता नहीं पा रही हो, intervention, बोलो। सम वर नहीं, शुरू का तो पूरा ही मैंने छोड़ दिया। सोशलिज्म के बारे में वो टेक लगा के बैठी, इधर उधर देख रही है। अजमल ने इस against the private property, and they saw it as an evil. और some were in favor of a small cooperative society, while others were in favor that until government is not intervening,
a large cooperative society could not be built. They were against private property and saw it, the private property as a social evil. पूरी तरीके से बताओ, आप मुखर होकर अपने शब्दों को रखो। इतनी तेज हो क्लास में, 30 नंबर लाई हो, कोई मामूली बात तो है नहीं। लोग एक एक ला रहे हैं, आप 30 गुना ला रहे हैं। को दिखाया करो। Now, कार्ल मार्क्स वाज इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब फिर से देखिए, ये ठीक बताई कई बार। अब सोशलिज्म के पैरेलल में भी एक और वाद चल रहा था जो चाइना का था। तो कार्ल मार्क्स, और वो कहाँ के थे ये भी जानकारी देखो। कार्ल मार्क्स, और इन दोनों में फाइन डिफरेंस है, इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा। इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, वॉज इन फेवर, वो चाहते थे ऐसा सोसाइटी हो जिसमें मजदूरों का शासन, वॉज इन फेवर ऑफ, और ये ऐसा शासन भी चाहते थे जिसमें अमीरों को मार दिया जाए और उनकी संपत्ति छीन ली जाए, हो सके तो मारना पड़े तो मार भी दो। ये ऐसा नहीं चाहते, वो कह जाते सब मिलजुल के रहो। और इसमें मतलब ये एक तरीके का वायलेंट है। सो इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या आप लोगों ने इनका फिगर देखा है? चित्र कार्ल मार्क्स की बुक में बना हुआ है, ये बहुत फेमस है। चलो अभी हम बताते हैं। He believed the condition of workers should not improve as long as he believed that condition of workers could not improve as long as money is in the hand of जो कैपिटलिस्ट। सो अगर उनके हाथ में रहेगा, पूंजीवादियों के हाथ में, तो एज लॉन्ग एज मनी इज इन द हैंड्स ऑफ पूंजीवादी, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों, तब तक तो उसे क्या करना चाहिए? सो दे शुड टेक ओवर द मनी एंड इफ नेसेसरी उनको किल दें। समझ आया? किल दोज इंडस्ट्रियलिस्ट। इस पर रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, फूल तूने डाल का क्यों तोड़ा अशिष्ट, डाल पर लहरा रहा था जैसे कैपिटलिस्ट। तो आप समझिए आधुनिक युग के कवि हैं। सो अब इसमें वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। सो वर्कर्स को क्या करना चाहिए? वर्कर्स हैड टू कैप्चर मनी, कैप्चर मनी। इन व्हाट वे इट इज पॉसिबल, इफ नेसेसरी थ्रू वायलेंस। ठीक है? इफ नीडेड थ्रू वायलेंस ऑल्सो, हिंसा के द्वारा भी ले लो, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। तो वर्कर्स को ये बात बहुत पसंद आ गई कि ये जो कार्ल मार्क्स का नियम है, हम कार्ल मार्क्स को देख लें क्योंकि इनकी दाढ़ी बहुत फेमस है। हाँ, लेट अस सी दिस। Okay. कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स देखो ये ऐसे नहीं फेमस कर रही है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मन थे। ये भी जान लो, ये जर्मन बॉर्न फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सोशलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। ये सब कुछ थे। ये देखो इतने सारी चीजें थी। कार्ल मार्क्स क्या क्या थे?
इतिहासकार थे, सोशलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और बाकी ये इनका चित्र। ये देखो, हाँ, तो जर्मन, देखो इनका आइडिया बहुत जगह चला, यही आगे भी चलेगा, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिज्म क्या होता है और सोशलिस्ट क्या होता है। अब ये देखिए, इन्होंने बताया वर्कर शुड रूल द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी द प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय वर्कर। देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दोनों में थोड़ा थिन डिफरेंस है। इसमें कहा जो प्रॉपर्टी है वो किसके हाथ में हो, वर्कर्स। सो वर्कर्स शुड, ये खुद भी वर्कर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, होगा या अमीर आदमी होगा, ऐसा नहीं होगा। जर्मन का था। अब जरा देखिए बात, इधर ध्यान दो। So by 1870 socialist idea spread through Europe. However, in 1914 socialists never succeed in forming a government in Europe. कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? और आप ये देखिए 1818 में हुआ और 1870 तक ये आइडिया खूब यूरोप में प्रचलित हुआ, हमें ऐसा करना चाहिए। किसका दिया था बोलो? कम्युनिज्म का। लेकिन 1870 तक तो ये आइडिया फेवर, और लेकिन 1914 तक ये अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हुए और ये वहीं दफन हो गया। लेकिन ये फिर से कहाँ जिंदा हुआ? जाके चीन में। दफन हुआ यूरोप में और जिंदा कहाँ हो गया? ये चीन। समझ आई बात कि नहीं? सो दिस आइडिया वाज वेरी फेवरेट इन 1870 इन यूरोप। देखो इस बात को, this idea was very favorite, नोट करते जाइए, ऐसे बैठिए मत, फेवरेट इन 1870 इन यूरोप। ठीक है। However, उत्कर्ष सेंटेंस पूरा करो। However, हाँ, however till 1914, हाँ सेंटेंस पूरा करो नोएल, अब रुक जाओ। ये तो कहते हैं हमें क्या पता, हम तो यहाँ विजिट करने आए, मैं दर्शक दीर्घा में बैठी हूँ, मैं प्रेक्षक की भूमिका निभा रही हूँ। However till 1914 they were unable to form government. कार्ल मार्क्स के जितने भी हैं ये सब शिष्य लेनिन इन्हीं के ही सब हैं, और बहुत सारे यहाँ पर भी इंडिया में बहुत सारे हैं। राजदीप हो गया, ये जितने भी कम्युनिस्ट वाले ना वामपंथी, ये क्या G20 किया है, यहाँ भूखों मर रहे हैं और उनको अच्छा खाना खिला रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। वो पूंजीवादियों के विरोध में बोलेंगे, देखो गरीबों के घर के आगे टेंट लगा दिया, गरीबों को रोजी रोटी छोड़ दी, ऐसे बोलते नहीं थे CNN NDTV वाले। तो वो हैं, अगर आप उनका सुनोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे वो मातम मना रहे हैं। बिल्कुल आप सुन लेना, राजदीप NDTV के जो भी हैं तो उन सभी का सुनोगे तो उसी तरीके से बोलते हैं कि कुछ भी अगर हुआ बोलो 700 करोड़ का चंद्रयान भेज दिया, 700 करोड़ में कितने लोगों को रोटी दे दी जाती, चंद्रयान भेज, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी अच्छा होगा ना ऐसे ही बोलते, मतलब वो मजदूरों के वो चाहते हैं छीन के पैसा सब बांट दो। ओके, सो अब देखिए आगे, some leftist reporters
नेम ऑफ एनडीटीवी रिपोर्टर्स। ये कौन है? ये रवीश कुमार का आप देखिए रिपोर्टिंग, अभी आपको पता चल जाएगा। रवीश कुमार और G20, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनका विचारधारा है। नमस्कार, मैं ये देखो G20 का मेला शुरू हो गया। मोदी मीडिया का कवरेज इसीलिए के आसपास सजावट का कवरेज इस तरह से किया जा रहा है जैसे आपने लेजर की रोशनी का प्रदर्शन कभी देखा नहीं। आज की दुनिया के लिए यह सब आम बातें हैं। कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उस देश में G20 के डेलीगेट को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। ये पूरे समय रोता ही अगर वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो निश्चित है कि अपना बर्तन भी साथ लेके आएगा। उसको बर्तन क्यों दे रहा है? सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसता है। ऐसे आप जन भागीदारी तय कर रहे हैं। यूरोप से आ रहा है तो अपना बर्तन साथ क्यों नहीं लाया? बताओ, उससे बर्तन क्या खाना दे देते। तो इस तरीके से होता है। अब आगे देखिए। नाउ अब यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, आपको कार्ल मार्क्स पता चल गया, कम्युनिज्म पता चल गया। नेक्स्ट इज, हम लोगों ने देखा कि सोशलिस्ट टूक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जब सोशलिज्म यहाँ पर चल नहीं पाया, कम्युनिज्म नहीं चल पाया, तो 1917 में सोशलिज्म ने रशिया पे कैसे पकड़ स्थापित कर ली? जार को हटा के, जार निकोलस था, क्यों स्थापित की? बताओ, बोलो बोलो। करेक्ट, हाँ बोलो। Effects of World War I and crisis and after the 1905 revolution, the that Duma was suspended 3 times. First Duma was suspended in 3 months, 75, and second Duma was suspended within 3 months, and the Tsar suspended the Duma every time it was against him and he doesn't like. तो डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? वो बोल रहे हैं, हाँ तो करो डिस्टर्ब, इसको कांड करो, क्लास को क्यों कर रही? जैसे इन्होंने बताया कि रशिया वाज नेचुरल सोशलिस्ट, वहां तो वो लोग अपना सामान खुद ही साथ में रखते थे, एक साथ ही जाते थे खेती करने, उन्होंने कभी अपना एक नहीं रखा। तो सोशलिज्म का आइडिया जहां यूरोप में रिजेक्ट हो गया, वहीं पर रशिया में सेलेक्ट हो गया। तो बोले हाँ ये तो अच्छी बात है, हम लोग तो सोच रहे हैं। तो और इसको प्रमोट किसने किया? लेनिन ने। कार्ल मार्क्स थोड़ी ना गए थे, तो जर्मनी के थे, लेकिन इस विचार को वहां तक किसने पहुंचाया? लेनिन ने। तो अब जरा देखिए कि बिल्कुल अच्छी बात कही है कि सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया इन अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1817। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज का, लिखो इस चीज को। सोशलिस्ट, बात नहीं करो, सोशलिस्ट टुक ओवर द रशिया इन 1917। भाई किस रेवोल्यूशन के द्वारा? बोला करो, दूसरों का इंतजार करने लगती हो। भाई अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर की क्रांति के द्वारा समाजवादियों ने रूस को कब्जा कर लिया था। हिंदी बोल। अब यहाँ पर क्या हुआ इस अक्टूबर रिवोल्यूशन के बारे में? द सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे हुई एंड द मोनार्की क्या होगा बताइए? द फॉल ऑफ मोनार्की टुक प्लेस इन दिस अक्टूबर रिवोल्यूशन। सो इन दिस रिवोल्यूशन मोनार्की ऑफ जार निकोलस। सर वो तो फरवरी में होता है। हाँ जार, ठीक है, निकोलस, ये
फेल डाउन। अभी हम ये बता रहे हैं आगे आगे सीक्वेंस ऑफ आपको ये, ठीक है। तो कैसे हुआ, आप थोड़ा पीछे चलिए फ्लैशबैक में। नाउ इन 1914 पे आओ, ज़ार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। सो इन 1914 ज़ार निकोलस रूल्ड रशिया, और वो बहुत टेरर था। इवन इतना पैसा उसके पास था, जब वो ट्रेन से जा रहा था तो उसको भर के जा रहा था। उसने ट्रेन के बाकी बोगियां नदी में, नीवा नदी में लुढ़का दी कि पैसा किसी को ना मिल सके। और वहाँ पे लोग अभी भी खजाना खोजने जाते हैं लेकिन पैसा हाँ, नहीं। सर सुना है। हाँ, तो ये चीज़ है। सो इस तरीके से नाउ ही वाज सेल्फ विल्ड, करप्ट एंड ऑप्रेसिव रूलर। वो कैसा था? ही वाज सेल्फ विल्ड। वो सेल्फ विल्ड था दिव्या कि फासिस्ट था? एक ही चीज है, दोनों का भी मतलब है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से मन मर्जी से कराए उसी को तो फासिज्म कहते हैं। तो यही फासिज्म। सेल्फ विल्ड, करप्ट एंड ऑप्रेसिव का क्या मतलब है? दमनकारी, दमन करता था। ही इग्नोर्ड पब्लिक वेलफेयर, और इसकी वजह से पीजेंट्स एंड वर्कर की किसान जो वो कंडीशन थी वो वेरी पिटिएबल या डेप्लोरेबल हो गई थी। सो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स was pitiable, दयनीय हो गई थी। अब आगे देखिए, इसके बाद बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, वो जान रहा था कि वहाँ डेमोक्रेसी हो रही यूरोप में, लोग तो अवेयर थे ही। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि ईस्टर्न पार्ट में एक ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। सो द रशियंस आल्सो डिमांडेड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, but their all demands were turned down. Consequently, even the moderate reforms began to take on revolution. वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए और आप भी जवाबदार बनो। तो क्या हुआ बताइए? So influenced by condition was pitiable. Condition of farmers and workers was pitiable, मतलब not good, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं थी। अब देखो, influenced by डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट इन कहाँ पर हो रहा था? ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में कुछ हिस्सा रशिया भी है। तो आप यूरोप ही लिख दो, कोई ये बात नहीं, क्योंकि यूरोप की बात हो रही है। तो रशियंस ऑल्सो डिमांडेड, रशियंस ऑल्सो डिमांडेड की जवाबदारी होनी चाहिए अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बट उनकी सभी डिमांड्स टर्न डाउन हो गई। सो बट देयर डिमांड्स वर टर्न डाउन। ठीक है, इतनी बात दिव्या बोल के दिखाइए। सोशलिस्ट टुक ओवर के बाद कुछ बोल के दिखाइए। सोशलिस्ट टुक ओवर रशिया इन 1917। अभी अप्रैल थीसिस आएगी इसके बाद लेनी की, तो उसके बाद वो टुक ओवर करेंगे। अभी बहुत कुछ आने वाला है। जैसे इन्होंने कहा कि 3 बार ये जो ड्यूमा बर्खास्त की है, ड्यूमा बनाया जाएगा, तो वो ड्यूमा की बात भी नहीं मानता था। उसने क्या किया, 1914 में वर्ल्ड वार में कूद पड़ा। और बोलो, रशिया की इतनी बुरी स्थिति है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ कि नहीं, और उसने ड्यूमा की नहीं बात मानी। और फिर बाद में जब लेनिन आया, उन्होंने कहा तुरंत युद्ध बंद किया जाए,
और हम ऐसा कहते हैं, तो फिर क्या हुआ, युद्ध बंद हुआ 17 में, रशिया वापस हो गया। वर्ल्ड वार 18 तक चला ना, लेनिन ने ही रशिया को वापस बुला लिया, बोला नहीं तुम नहीं लड़ोगे, तुम्हारे अपनी कंडीशन देखो। और जैसे ही रशिया वापस आया, अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा, और अमेरिका ने कूदते ही ऐसे ब्लास्ट कराए इस साल, वो उसी जो हमारी एलाइड फोर्सेस थी उनकी जीत हो गई, ठीक है। और जो सेंट्रल पावर थी, ध्रुवीय शक्तियां थी, वो फिर हार गई। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वर्ल्ड वार में इसे ड्यूमा की मदद लेगी। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं। सो इन 1917 खत्म हो गया, बोला कि और रशियंस ने कहा कि हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। तो क्या उनकी डिमांड मानी गई? सो देयर डिमांड्स वर cut down। समझ में आ गई ये बात है। उन्होंने ये डिमांड कब की थी? ठीक नहीं बता रही हो। 14 में 14 की बात हो रही है, जान बोलो 14 से 17 तक का तो पूरा चैप्टर ही है 3 साल का। अभी 14 से अब चैप्टर शुरू हुआ है, 1914 ये चैप्टर की शुरुआत है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ से देखो। जार निकोलस निर्दयी शासक था, क्रूर था, और फिर उन्होंने डिमांड रखी 14 में, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और 1914 तक तो वहाँ से पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से यूरोप ने क्या कर दिया, नकार दिया। अभी भी वहाँ कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी। वो लोग अमेरिका पहुँच गए, कैपिटलिस्ट, वहाँ अधिकार कर लिया। और जो रेड इंडियंस थे ना, 95% काले लोगों को पैर से दबा दबा के मार डाला। अभी भी एक तो दबा के मारा गया, पुलिस ने पैर से नीचे रखा था कि नहीं, और तब तक गर्दन दबाए रखी जब तक वो मर नहीं गया। सारे काले लोगों को मार दिया, वहाँ कैपिटलिस्ट का शासन। समझ में आया? तो वही कैपिटलिज्म है। नहीं, इनको नहीं किया, वहाँ जो रह रहे हैं ये लोग तो यहाँ रह रहे हैं। अमेरिका जाएंगे तो होगा, देखा जाएगा। अब जरा देखिए, सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, तो रशिया ने डिमांड किया। अब आगे की बात आती है, इससे थोड़ा सा और पहले चलो, यानी जार निकोलस 14 में उतरने वाला, लेकिन लोगों ने डिमांड की है। अब इससे थोड़ा पहले 1904 में क्या हुआ, ये कब की बात है? 1914। सो इन 1904 में भी जार का ही शासन था। देयर वाज ए बैड ईयर फॉर वर्कर्स, 20% wages decrease हुआ। देयर वर, हाँ, एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ी। बैड ईयर फॉर वर्कर्स। उस समय का प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज हाई, वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। मतलब लो एसेंशियल गुड्स की तो प्राइसेस बढ़ी गई और लोगों की पगार 20% कम हो गई। तो प्राइसेस ऑफ आटा दाल चावल एसेंशियल गुड्स was increased so bad years, it was bad year for workers, तो increase हो गई and wages declined by 20%। और क्या रीजन रहा होगा? सो इसकी वजह से वर्कर्स स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8, और उन्हें 18 घंटे काम करना पड़ता था। सिर्फ 6 घंटे सोना मिलता था, सोने के बाद फिर काम करो, फिर आओ, फिर सो जाओ, फिर काम करो। खाने का टाइम उसी में ही सब था, अलग से कुछ नहीं मिलता था। सो उन्होंने कहा कि हमें एक तो वर्किंग आवर्स है, सो रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर के लिए डिमांड किया। हाँ, वर्कर्स डिमांडेड, ये सब कब हुआ? 1904 फॉर रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड increase in
वेजेस, और ये भी कहा कि हमारे वेजेस को बढ़ाओ, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन एंड, और साथ में उनको क्या होता था, डॉर्म में रहना पड़ता था। डॉर्म की कंडीशन बहुत गंदी थी, एक साथ सबको सो जाते थे, एक तख्ती पड़ी रहती थी, वो डॉर्मेट्री कहलाती है। सो उस चीज़ को इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। इन कंडीशन। अब जरा देखें, अब बात आती है 1905 में। तो नोएल बताइए 1905 में क्या हुआ। चंदन आप नहीं बताएंगे, वो भी तेज है। हाँ बोलो। इनकी मुस्कुराहट से जैसे हम लोगों को पता चलता है कि इन्होंने जवाब दे दिया है। सो इन 1905 बता दिया उन्होंने कि यही खूनी रविवार था, ब्लडी संडे। किसको नहीं पता, खूनी रविवार किसको नहीं मालूम है, बोलो। So 1905 turned out to be bloody Sunday. इसीलिए मैंने इनसे पूछ लिया था, क्योंकि ये तो जानती हैं। On one Sunday, workers took out a peaceful procession. उन्होंने मार्च निकाला। Workers took out सेंट पीटर्सबर्ग, पहले राजधानी पीटर्सबर्ग थी, अभी मॉस्को हो गई। सो दैट इज वर्कर्स टुक आउट अ पीसफुल प्रोटेस्ट या प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब रैली होती है, ठीक है। बट व्हेन द प्रोसेशन रीच्ड द विंटर पैलेस ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, व्हेन प्रोसेशन रीच्ड, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस बोलो कि उन पे गोलीबारी कर दी। रीच्ड, तो पुलिस एंड कोसैक्स, कोसैक्स क्या होते हैं, खुफिया दल। ओपन फायर ऑन देम। 100 को मार दिया, 300 को फायर कर दिया। प्रोसेशन रीच्ड विंटर पैलेस। अभी ड्यूमा आएगा इसके बाद, धीरे धीरे, पहले क्रांति तो बढ़ने दो। सो व्हेन प्रोसेशन रीच्ड एट विंटर पैलेस, इन सेंट पीटर, ठीक है। सो पुलिस ओपनड फायर, पुलिस opened fire. 100 workers were killed and 300 workers were injured. And 300 workers were injured. So फिर भी अगर आपको इसको देखना है तो पढ़ाकू विमान में डाल देना, उसमें बिल्कुल क्लियरली 35 मिनट का वीडियो है, सब कुछ समझ में आएगा, चित्र के साथ बड़ी जल्दी जल्दी बताता है, आप इससे भी कंसाइज कर पाएंगे। पढ़ाकू विमान आप दिखा देंगे, आप ऐसे डालोगे तो आ जाएगा, यही चैप्टर डालते। अब आगे देखिए। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। रीच्ड, जब ये कहाँ पहुंचा बताओ, विंटर पैलेस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, दिस वाज नेम्ड एज ब्लडी संडे। नेम्ड एज ब्लडी, This was the final spark to the revolution. and this caused the countrywide strike. इससे क्या हुआ, caused countrywide strike, इससे countrywide strike। अच्छा अब जरा देखिए,
मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया गया और मोस्ट दैट इज जो कमिटीज थी मोस्ट यूनियंस वर बैंड। सो मोस्ट यूनियन जैसे वर्कर यूनियन नहीं होती है वर डिक्लेयर्ड इलीगल, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके। स्ट्राइक फैल गई ना पूरे कंट्री में, इलीगल हो गया। और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर बैंड, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर बैंड। ये मुझे बताइए सौरभ, ब्लडी संडे किस ईयर में हुआ था? 1904 में क्या हुआ था? आधा टाइम तो तुम बोर्ड में देखते हो, फिर घड़ी देखते हो, फिर बोर्ड में देखते हो, तुम्हारा समय कैसे पास होता होगा? बोलो। The workers they demanded three things, that increase in wages and ये भी कह सकते हैं कि प्राइसेस improvement in प्राइस इंक्रीज हो गया improvement working conditions। और 20% वेजेस डिक्लाइन हो गई, ये भी तो बोलना पड़ेगा। वर्कर डिमांडेड, इसके आगे कल हिस्ट्री पढ़ेंगे।